आज के वेबिनार में सभी हेल्थ पार्टनर्स का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं धन्वंतरी छत्तीसगढ़ से। राहुल साहू जी, जो साहू मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स के संचालक हैं। राहुल जी पिछले 4 वर्षों से हमारे साथ अटूट विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी अनुभव की यात्रा का ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज आज तक वो कई सौ पेशेंट को दिखा चुके हैं, मरीजों को उचित परामर्श और सेवा प्रदान की है। आज इनके वेबिनार में हम जानेंगे कि इनको शुरुआत में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस तरह उन्होंने उन सारी समस्याओं को टैकल करके जो है आज इतने मरीजों को बेहतरीन इलाज प्रोवाइड करवाया है। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर, सभी एचपीएस को तो। सबसे पहले सभी एचपी और सारे जियो टीम को नमस्कार और वेलकम इस वेबिनार में। और जी सर। ये पहला आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, इस काबिल समझा कि मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में सबसे पहले एक मेरे मित्र से मुझे पता चला था कि इस तरीके से जियो मित्र ई क्लिनिक पूरे देश में संचालित है, और उनके थ्रू ही मैं जियो मित्र ई क्लिनिक को लेने का डिसाइड किया था। शुरू शुरू में मेरे को ये सब चीज़ पता भी नहीं था कि क्या होता है, कैसे उसकी ओपीडी है। बाकी अकॉर्डिंग बहुत सारे टीम ने मुझे ये सब चीज सीखने के लिए मदद की, उसके लिए और धन्यवाद। जी सर। सर, शुरुआती दिनों में जैसे आपने जियो के साथ जुड़े, आप पेशेंट्स दिखाना आपने स्टार्ट किया, तो सर क्या आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा पेशेंट को कन्विंस करने में, या फिर फिजिकली डॉक्टर जब आपके पास नहीं होते थे तो पेशेंट कैसे रिएक्ट करते थे? थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं सर आप? जी, सबसे पहले बात यह है मैम, मैं एक बैकवर्ड एरिया से आता हूँ। जी। ये एक नक्सल बेल्ट इलाका है, छत्तीसगढ़ का बहुत कोना गांव है। जी। और लोग ये सब चीज को जानते नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं दिक्कतों का सामना ये लगा कि पेशेंट के जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसको मैं खुद डायग्नोस्टिक करना सीखा पहले, जी। ताकि मैं डॉक्टर को ये सब चीज बता सकूं। और बहुत सारे डॉक्टर से उनके बारे में, उनके एक्सपीरियंस मुझे पता नहीं था। तो जब मैं धीरे धीरे इसमें स्टार्टअप किया, उसके बाद मेरे को पता चला कि कौन कौन से डॉक्टर यहाँ है ना। और उसी बीच में मेरे को डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा, जी। इनसे मेरा मुलाकात हुआ। और उनकी फीसेस भी बहुत कम थी, क्योंकि जनरली होता क्या है, इस एरिया में 400 500 स्पेशलिस्ट की फीस लोग दे नहीं पाते हैं। जी। तो इसी बीच मैंने दो चार डॉक्टर चुने, जिससे फीस भी मेरे कम पड़े और पेशेंट को उचित इलाज के मुहैया हो सके। उसमें जी से सर। सबसे पहले डॉक्टर नंबर में डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा, जिनसे मैं जनरल फिजिशियन बहुत सारे ओपीडी उनसे दिखवाया। जी। और गैस्ट्रो में एक डॉक्टर अमित जी हैं, उनसे मैं अपना खुद का ट्रीटमेंट कराया था। मेरे लीवर में जीजीटी, रेस, ये सब चीज बढ़ गया था, 600 हो गया जी। था। जी। उनसे लगातार ट्रीटमेंट के बाद वो 150 200 250 तक आ गया। बहुत अच्छी बात है सर। आपने इतना विश्वास दिखाया और जिसके चलते आज जो है आपने इतने बेहतरीन जो है रिजल्ट लाए हैं, अपने पेशेंट्स को दिखवाया है। सर, आपके कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। जो कि मैंने आपकी प्रोफाइल गो थ्रू करी तो मुझे पता चला कि आपने कितनी गंभीर पेशेंट्स को हमारे जियो प्लेटफॉर्म पे दिखाया है और उनको बेहतरीन इलाज प्रोवाइड करवाया है। पहला केस है सर, जो 40 वर्ष के पुरुष हैं जिन्होंने सचिन बिंदल न्यूरो सर्जन डॉक्टर हैं जो हमारे, उनको दिखवाया था, जिनकी जो है L5S1 जो है उनकी PIVD की समस्या हो गई थी, यानी कि रीढ़ की हड्डी की डिस्क से संबंधित समस्या हो गई थी। जी तो सर मैं थोड़ा सा सभी एचपी को इस थोड़ी समस्या के बारे में बताना चाहूंगी। L5S1 का मतलब होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो जो बॉटम पार्ट होता है वो L5 होता है। इसमें क्या होता है, इंट्रोवरल डिस्क प्रोलैप्स भी बोलते हैं, PIVD को। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की एक आम और अक्सर दर्दनाक स्थिति होती है, जिससे पांचवी लंबर
यानी L5 और पहली स्केल्स कोशिकाओं के बीच डिस्क जो है फट जाती है, जिससे नसें दब जाती हैं, जिसके कारण जो है पीठ के निचले हिस्से में दर्द, जैसे जिसको कि साइटिका का पेन भी बोला जाता है, पैरों में सुनपन या कमजोरी हो जाती है। साइटिका का दर्द इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी कमर से लेके पाँव की एड़ी तक एक नाड़ी होती है, नर्व्स होती है, जो कि सबसे लंबी हमारी बॉडी की नर्व्स होती है, जिसको कि साइटिका बोला जाता है। L5 के जो खिसक जाने के कारण जो हमारी साइटिका की नर्व्स होती है वो दब जाती है, जिससे कि ये समस्या आती है। आमतौर पर इसका इलाज आराम, फिजियोथेरेपी और दवा से किया जाता है। सर्जरी को अंतिम उपाय के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो सर, आप इस पेशेंट के बारे में बताना चाहेंगे? ये पेशेंट कहाँ से आए थे और किस कंडीशन में थे? इनके बारे में बताइए सर थोड़ा सा। लेटेस्ट में उस समय मैं पैथोलॉजी भी स्टार्ट किया हूँ मैम, अभी 1 साल हुआ है ये। जी। उस टाइम वो पैथोलॉजी के नाम से टेस्ट के लिए मेरे पास आया था कि कोई विटामिन B12 बढ़ा तो नहीं है, कम तो नहीं हुआ है। जी। तो इनका मैं एक बार होल बॉडी करवाया था, लेकिन सब चीज इनके रिजल्ट तो नॉर्मल आए। बाकी बिल्कुल। उन्होंने अपना MRI कराया हुआ था, और सर सर से जब इनको भी कराया तो वो बताया कि नस आपका दब रहा है। जी। तो सर इनको ना 1 महीने की दवाइयाँ चलाए, इनको काफी अच्छा रिजल्ट मिला। और सर ने भी कहा था कि आखिरी इनका जैसे दवाई से अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो उसका सर्जरी में जा सकता है या तो फिजियोथेरेपी में। तो उसके बाद उन्होंने आराम होने के बाद ना फिजियोथेरेपी लिए हैं, और पेशेंट काफी अच्छे उनको रिलीफ मिल चुका है इस बारे में। सुन पा रहे हैं मैम? आवाज कितनी आ आवाज। जी, सॉरी सर, वो मेरा माइक म्यूट हो गया था, उसकी जी। वजह से आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। जी बिल्कुल सर, तो अभी जब ये पेशेंट जो आपके मतलब इन्होंने सचिन बिंदल डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाया, तो अभी पेशेंट की स्थिति कैसी है? क्या अभी भी उनको दर्द होता है या पूर्ण रूप से उनको आराम मिल चुका है सर? दवाई चलते तक मैडम एकदम इनको फर्स्ट क्लास रिजल्ट मिला है। और जो पेन है वो नस दबने के कारण ना इनको थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उतना नहीं है अभी। ये फिजियोथेरेपी भी ले रहे हैं इसके बाद। ओके सर, तो मतलब सर पेशेंट के मतलब स्थिति, पेशेंट को कैसा लगा? पेशेंट का फीडबैक क्या था जब उन्होंने डॉक्टर से बात करी? उनका क्या अनुभव रहा सर? लेकिन क्या है मैम, ये हमारा जो रहा है रायपुर, जी। अब पेशेंट की बस की बात नहीं थी कि उतना खर्चा वो कर पाए रायपुर जाके। जी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके ना MD पैथो, सॉरी, MD मेडिसिन, ऐसे डॉक्टर से इनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। जी सर। तो न्यूरोलॉजिस्ट से जब यहाँ बैठे बैठे उनको PD करवाया तो पेशेंट काफी संतुष्ट हुए। और उनकी दवाइयाँ जो मैं मंगा कर उनको दिया, तो महीने भर लगभग इनका जी। चला दवाई, और काफी उनको रिजल्ट मिला हुआ है इसमें। जी सर, इसका देखो एक एग्जाम्पल काफी अच्छी आपने बताई है, क्योंकि पेशेंट इतनी समस्या से जूझ रहा था, जिसको उनको चलना फिरना मुश्किल हो रहा था और वो ट्रैवल नहीं कर सकता था, और जिससे क्या है, जियो मित्र के थ्रू और आपकी भी हम सराहना करते हैं कि आपकी वजह से जो है पेशेंट को घर बैठे जो है इतना अच्छा रिजल्ट ये मिला सर। ये पेशेंट बहुत अच्छी बात है इस। ये पेशेंट क्या है, एग्रीकल्चर वाले हैं। तो एक जी। मशीन भी चलाया करते थे, अच्छा। शायद रोटोवेटर ऐसा कुछ। तो डॉक्टर साहब ने उनको मना भी कराया कि किसी कारण भी आपको ये सब चीज हो रहा है करके। जी बिल्कुल सर, हो सकता है। और सर मैं सभी एचपीस को इनके लक्षण के बारे में बताना चाहूंगी कि ये जो समस्या होती है, अगर आपके पास इस किसी लक्षणों वाला पेशेंट आए, तो आप समझें कि उनको किस तरह की समस्या है। जैसे कि साइटिका जो दर्द होता है, रेडिकुलोपैथी भी बोला जाता है उसको, तेज चुभने वाला, जलन पैदा करने वाला दर्द होता है, जो आपके कमर से लेकर के पैर के निचले हिस्से यानी एड़ी तक जाता है।
कमर दर्द रहता है, हल्का हो जाता है, कभी तेज आ जाता है। अक्सर ये बैठने, झुकने या सोकर उठने, बेड से उठने, चेयर से उठने के दौरान बढ़ जाता है। इसमें जो है, जैसे कि जो हमारी एड़ी होती है, वहां पे जो है चलने में, उंगलियों में हिलाने में, इन सब चीजों में जो है परेशानी होती है। कभी कभी झुंझुनी या सुनपन भी हो जाता है। एड़ी या पैर की प्रतिक्रिया जो होती है वो भी इससे जो है प्रभावित होती है। गतिशीलता सीमित हो जाती है, इंसान जो है रोजमर्रा के काम करने में परेशानी महसूस करता है, अकड़न हो सकती है निचले हिस्से में पाँव के। तो ये सारी समस्या हो सकती हैं सर आपको, ना पेशेंट को। तो आप जो है हमारे डॉक्टर सचिन बिंदल से कंसल्ट कर सकते हैं। ये पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं। सर दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं आपके, जो कि आपने जो है 51 वर्ष के पुरुष हैं, रोग का जिनको जो है रोग था AKI, AC, KD, हाइपरटेंशन, जिससे क्या है बढ़ती हुई किडनी की बीमारी बोल सकते हैं, और उसके साथ में उनको हाई ब्लड प्रेशर का भी इश्यू था, जिसका कंसल्टेशन आपने जो है डॉक्टर मुकेश गोयल को करवाया था। हमारे पैनल पे जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और उनसे सर आपने जो परामर्श करवाया पेशेंट का, तो पेशेंट किस स्थिति में आया था, क्या कंडीशन थी पेशेंट की उस दौरान, आप थोड़ा बता सकते हैं सर? ये भी केस लेटेस्ट जब मैं लैब चालू किया था, पैथोलॉजी लैब, तभी से जी ये भी सुन के आया था मेरे पास टेस्ट कराने के लिए। जी इनका ना ब्लेडर में दर्द होना, और इनको सबसे ज्यादा दिक्कत था घुटने में दर्द। क्लियर खा के ना, जी इनको सीकेडी पेशेंट है, इनको पता भी नहीं था। जब इनका मैं केटिक साथ आर फैक्टर ये सब चीज कराया, जी इनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था 2.96। जी। यूरिक एसिड इनका बढ़ा हुआ था 9.65। ठीक है। उसके बाद उसके बाद उनको मैं ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा था कि जाओ ये सब चीज आप ट्रीटमेंट वहां से चालू करो ऐसे करके, लेकिन उनको रिलीफ जरा भी नहीं मिला। इनको मैं जी फॉलोअप जब लेते रहा ना, तो उनका क्रिएटिनिन कम हो ही नहीं रहा था, यूरिक एसिड भी कम नहीं हो पा रहा था। जी तो उसके बाद फिर मैं नेफ्रोलॉजिस्ट, ये डॉक्टर साहब से मैं इनको कंसल्ट कराया। जी। तो लगभग 15 दिन के मेडिसिन से 2.96 से जो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, ये 2.28 में पहुंच गया। यूरिक एसिड में इनको परहेज बताया था कि दालचीनी ये सब चीज नहीं खाना, और साथ में जो मेडिसिन चला, जी जी। तो पेन किलर जो दवाई चल रही थी उनको भी वो डॉक्टर साहब ने मना कराया कि हाई पेन किलर आप मत खाइए ऐसा करके। तो घुटने के दर्द के लिए भी उनको जैसे सेल काल टेबलेट है, या तो और कुछ ऐसे को एकदम नॉर्मल डोलो 650 ये सब कुछ खिलाया था उनको। जी। और लेटेस्ट अब इनका प्रोटीन लेवल अभी लास्ट टाइम चेक किया था ना, तो 1.40 बॉर्डर लाइन में आ गया है, पहुंच गया है। ओके। अम, दवाई जी सर बोलिए। दवाई उनकी ही चल रही थी, इसके अलावा और कुछ दवाई इनको चला भी नहीं है। ठीक है। तो मतलब सर आपके अकॉर्डिंग उनको हॉस्पिटल में, आपके आसपास के जो हॉस्पिटल है वहां से उनको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं प्रोवाइड हुआ, बट जियो के पैनल पे जो है उनको काफी हाँ, अच्छा जो है सुविधा मिली और आराम भी मिला। तो सर आराम मिला। अभी आप बता सकते हैं कि पेशेंट की स्थिति में कितने परसेंट सुधार है? अभी लेटेस्ट इनका देख क्या मैडम, केपी का जी क्रिएटिनिन टू जी पॉइंट नाइन सिक्स आपको बताया था जब पहले ट्रीटमेंट से पहले बढ़ा हुआ था। जी जी। तो अब क्रिएटिनिन ना 1.40 में बॉर्डर लाइन में आके आ गया है। जी मतलब यूरिक हम एसिड इनका, हाँ, बोल यूरिक सकते हैं एसिड इनका 70 to 80% पेशेंट के कंडीशन में भी सुधार है। बाहर है। जी। और तो यूरिक जी एसिड भी सर। क्या था, बढ़ा हुआ था, वो भी अपना एकदम डाउन हो गया है, नॉर्मल रेंज में आ गया है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। आप पेशेंट को इनकरेज करें कि वो इलाज बीच में ना छोड़ें, अपना फॉलोअप टाइम टू टाइम लेते रहें डॉक्टर के साथ। इस समस्या के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये कि आई या फिर ACKD ये किडनी की समस्या होती है, जिसको एक्यूट किडनी इंजरी भी बोला जाता है। या तो जो है किडनी में एकदम से कोई समस्या
या उसकी कार्य क्षमता यानी किडनी जैसे काम करती है, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालती है, उसमें एकदम कमी आ जाना, स्लो काम करना। या क्रोनिक डिसीज हो सकती है जो पहले से चली आ रही है पर उसके सिम्टम नहीं आ रहे थे तो पेशेंट उसको जो है ध्यान में नहीं देता। कई बार क्या है, सिम्टम काफी कम होते हैं, जैसे पैरों का सूजना, थकावट लगना, तो या फिर चक्कर आना, ऐसी जो सिम्टम होते हैं पेशेंट अक्सर जो है इग्नोर करते हैं। और इसका ज्यादा उसको प्रॉब्लम परेशानी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर का भी इशू था। अक्सर देखने में आया है कि लोग जो है केमिस्ट के या फिर मेडिकल स्टोर से बीपी की दवा लेकर के खाते रहते हैं, जो कि सीधा इफेक्ट किडनीज में भी डालते हैं लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए। इसलिए हम हमेशा यही सलाह देते हैं कि आप जो है अच्छे डॉक्टर से परामर्श कराएं और प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही दवा लें। और इस समस्या में जैसे कि सर बोल रहे थे कि पेशेंट को ज्यादा समस्या नहीं थी बट घुटने में दर्द था। घुटने में दर्द इसलिए होता है क्योंकि बॉडी से यूरिक एसिड किडनी नहीं निकाल पाती है और धीरे धीरे वो हमारी हड्डियों के जोड़ों में भरना शुरू हो जाता है, जिसके गाउट की समस्या या फिर अर्थराइटिस की ऐसी भयंकर समस्याएं सामने आती हैं। इनका कुछ जैसे लक्षण बता देती हूँ मैं। जैसे शरीर में तरल पदार्थ का जमाव, कई पेशेंट को जो है जैसे पैरों में, एड़ियों में, पेट में या चेहरे में या आंखों के नीचे जो है स्वेलिंग आने लग जाती है, सूजन, जिसको एडिमा भी बोल सकते हैं, या पानी भरना। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, अगर फेफड़े में वो पानी भर जाए तो सांस लेने में समस्या हो सकती है। इससे अलावा जो है पेशेंट को बहुत होंठ सूखेंगे, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, शरीर में जो है कमजोरी महसूस होगी, भूख कम लगेगी, उनको जो है धुंधला दिखाई देगा, चक्कर आने जैसी, सीने में दर्द हो सकता है, दिल का जो है पैल्पिटेशन बोलते हैं, धड़कन बढ़ सकती है, एकदम से कम हो सकती है, कमर दर्द, ऐसे सारी समस्याओं का पेशेंट को जो है सामना करना पड़ सकता है। जी सर, तो फिर सर आप बता सकते हैं कि पेशेंट का क्या रिएक्शन था जब उनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला, इलाज मिला घर बैठे हुए, तो उनका और उनकी फैमिली का क्या फीडबैक रहा सर? पेशेंट तो काफी खुश है मैडम इस बारे में। और वो मेरे सिवाय कहीं से बिना कुछ कोई भी दवाई नहीं खाता वो। बिल्कुल सर, तो मैं हम कह सकते हैं कि इससे आपकी प्रैक्टिस पे, आपके क्लिनिक की रेवेन्यू और उस पे प्रभाव काफी अच्छा पड़ा है सर, जियो के साथ जुड़ने के बाद से, है ना सर? हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है मैडम। जी जी। तो सर आपके ना हम थर्ड केस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि 42 वर्षीय पुरुष हैं। उनको जो प्रॉब्लम थी, अनकंट्रोल डायबिटीज 2 थी, और उनको जो है पेरिफेरियल न्यूरोपैथी इशू था, जिनको कि आपने डॉक्टर अभिषेक पांडे, जनरल फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनसे जो है हम कंसल्टेशन करवाया है। इस समस्या के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। डायबिटीज देखो हर दूसरे इंसान को है, 10 में से 6 लोगों को डायबिटीज है। ये उम्र पे आजकल डिपेंड नहीं करती है। 10 साल के बच्चे को भी डायबिटीज के इश्यूज सामने आए हैं, हमारे पास कुछ ऐसे केसेस हैं। DMT2 या फिर अनकंट्रोल डायबिटीज 2 का मतलब होता है कि मरीज के खून में शुगर का स्तर लगातार सामान्य से अधिक रहना, दवाइयों से असंतुलित रूप से काम कम करना, जिससे क्या है उनकी जीवन शैली को काफी प्रभावित करता है। जिससे कारण क्या है, डायबिटीज से बहुत सारी समस्या हो जाती हैं, जैसे कि आंखों की रोशनी जाना, या फिर जैसे नर्व्स, जो हमारी बॉडी का न्यूरो सिस्टम होता है, पेरिफेरियल न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं, उसमें प्रभाव डालती हैं, हमारी नाड़ियां कमजोर हो जाती हैं, बॉडी को सिग्नल भेजना कम कर देती हैं, हमें दर्द हो रहा है, हमें गर्म लग रहा है, हमें ठंडा लग रहा है। ये सारी चीजें जो है डायबिटीज 2 वाला पर्सन जो होता है वो नियंत्रित खो देता है, उनको चीजें फील होना जो है कम हो जाती हैं, जिससे क्या है बॉडी को काफी नुकसान होता है, हाथों पैरों की नसों में काफी नुकसान होता है, और जो है स्वेलिंग, जख्म, ये ऐसी सारी समस्याएं हो सकती हैं। सर, तो आप इस पेशेंट के बारे में बताइए कि ये पेशेंट आपके पास किस तरह से आए, किसी के रेफरेंस से आए या डायरेक्ट आपके पास आए, और क्या कंडीशन थी जब पेशेंट आपके पास आए? ये पेशेंट शुगर की दवाई मेरे पास से मेरे मेडिकल स्टोर से ही ले जाता था। जी। फिल्म स्टार PM2 खाता था, लेकिन इसका ना शुगर कंट्रोल होता ही नहीं था। जी सर। तो डॉक्टर अभिषेक पांडे से मेरा बहुत पुराना भी परिचय है, जब मैं क्लिनिक स्टार्ट किया था। जी। तो लगभग डायबिटिक पेशेंट को मैं उन्हीं से ही दिखाता हूँ।
तो ठीक जब है। से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और चला रहे हैं, मैं कई बार बीच बीच में ओपीडी उनका कराते ही रहा हूँ और कराता भी हूँ अभी भी। जी। तो रैंडम ब्लड शुगर अभी ना, जो 600 रहता था वो अभी 180, 190 यहाँ तक आ जाता है। बहुत अच्छी बात है। एचबीएमसी भी इनका मैं कराया था, तो एचबीएमसी भी इनका नॉर्मली आ जा रहा है, मतलब कंट्रोल कंट्रोल में आ रहा है इनका। ओके। तो अभी सर पेशेंट की कैसी स्थिति है दवाइयाँ लेने के बाद, डॉक्टर से परामर्श करवाने के बाद से? पेशेंट का जो रैंडम ब्लड शुगर है ना, वो नॉर्मली रहता है अब। ठीक है सर। देखो सर, डायबिटीज या बीपी एक ऐसी समस्या है जिसको जो है हर टाइम जो है ऑब्जर्वेशन के अंडर रखना पड़ता है। इससे क्या है, पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया जा सकता, पर दवाइयों से इसको जो है नियंत्रित जरूर किया जा सकता है, ताकि जो पेशेंट है अपनी लाइफ जो है बाकी लोगों की तरह स्पेंड कर सके। तो जो पेशेंट को जी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का इशू था, यानी कि पूरी बॉडी में दर्द रहना, नसों में दर्द रहना, उस समस्या से उनको आराम मिला सर? हाँ, मिला ना मैम। ठीक है सर। उनका ना तो शरीर जी। सूखना, मतलब शुगर लेवल बढ़ने के कारण इनका ना शरीर बन ही नहीं पा रहा था। जी बिल्कुल तो सर, ये बहुत सारी समस्या आती हैं डायबिटीज के लिए, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि बीपी और डायबिटीज की समस्या को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनके कुछ लक्षणों के बारे में मैं बताना चाहूंगी। जैसे सुनपन रहना, झुंझुनी होना या चुभने जैसी जलन होना, तेज चुभने वाला या बिजली के झटके जैसा गहरा दर्द हो सकता है, स्पर्श के प्रति असंवेदनशीलता होती है, यानी कि पेशेंट को नहीं पता चलता है कि उनको गर्म लग रहा है या सेक लग रहा है। ऐसी सारी समस्याएं हो सकती हैं। मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है, ऐंठन हो सकती है, संतुलन बिगड़ सकता है, गर्मी ठंड जैसे कि मैंने बताया, उनको इन चीजों का चोट लगने का खतरा उनको जो है बढ़ जाता है, क्योंकि जो है डायबिटीज के पेशेंट को अक्सर घाव जो है भरने में समय लगता है। नेक्स्ट केस है सर आपका, जो कि 72 वर्षीय पुरुष हैं, जिनको क्या है, क्रोनिक एरिटेंट डेमेटाइटिस की समस्या थी, सीआईडी, इरिटेंट डेमेटाइटिस, जिसको आपने डॉक्टर प्रदीप शर्मा को दिखवाया है। तो इस समस्या के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। क्रोनिक इरिटेंट डर्मेटाइटिस, सीआईडी, एक ऐसी समस्या है जिसमें जब त्वचा बार बार किसी बाहरी चीज जैसे साबुन, डिटर्जेंट या किसी और रसायनों से लगातार रगड़ में संपर्क में आती है, तो त्वचा की जो सूक्ष्मता परत होती है वो खराब हो जाती है, ऊपरली लेयर जो होती है। इससे लक्षणों में क्या होता है, जैसे चमड़ी सूखी हो जाती है, फट जाती है, पपड़ीदार हो जाती है और दर्दनाक होती है। कई बार तो काफी गहरे घाव हो जाते हैं, उनमें से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। तो सर, ये जब पेशेंट आपके पास आए थे, इनके बारे में सर कुछ बताइए आप। नॉर्मली पहले तो मैं वही काम करता हूँ कि पेशेंट को बताता नहीं हूँ कि मैं आपको इस माध्यम से करा रहा हूँ इलाज। उन लोग को ये सब चीज से मतलब भी नहीं है, वो समझ भी नहीं पाते हैं, है ना। जी। पेशेंट का जो डायग्नोस्टिक है ना, उसको मैं अपने हिसाब से समझ के फिर मैं ओपीडी डाल के डॉक्टर से ही कंसल्ट करता हूँ, उसके हिसाब जी। से मेडिसिन। तो ये इनको ज्यादा समय नहीं लगा मैडम, ये 10-12 दिन में पूरी तरह ठीक हो गया ये। ओके। तो 10-12 दिन के कंसल्टेशन से ये ठीक हो गए, तो क्या सर अभी ठीक जैसे ये है। दोबारा साबुन या किसी सर्फ से इस्तेमाल करते हैं किसी केमिकल का, तो दोबारा से इनको समस्या होती है या पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं? ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं अब। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर फिर पेशेंट का क्या फीडबैक रहा, क्या इन्होंने पहले आपके पास आने से पहले भी कहीं और ट्रीटमेंट करवाया था? नहीं, एक मिनट में, जी जी। लीवर से अलग चलिए, गुरु अलग से। इसमें ऐसा होता है मैडम, जी। यहाँ मैं जिस जगह में हूँ ना, यहाँ पीएससी प्राइमरी हेल्थ केयर है ओनली। जी। प्राइमरी हेल्थ केयर है और यहाँ पे 2 डॉक्टर हैं। उनका भी नॉलेज उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो होता क्या है, जैसे मेरे पास चेकअप के लिए भेजते हैं, ब्लड चेकअप के लिए। जी। उसके बाद उनको मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे पास कराइए, पहले उनसे दिखवा लो, अगर ठीक नहीं होते फिर इस लाइन, मतलब इस जियो से मैं करा लेता हूँ, ऐसा है। जी। तो वो पेशेंट एक नहीं 4-5 डॉक्टर से घूम के आया था मेरे पास। ठीक है सर। तो मैं प्रदीप सर से ही दिखाना ठीक समझा और उन्हीं से ओपीडी कराया। जी।
सर अच्छी बात है। देखिए आपके लिए भी, आपके ग्रोथ के लिए और आपके पर्सनल उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि जो 4-5 डॉक्टर्स के पास में घूम के ठीक नहीं हुआ वो आपके पास ठीक हुआ जियो के माध्यम से। तो ये बात काफी अच्छी बात है। इसके लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं सर। जैसे क्या है इसमें, अगर पेशेंट को ऐसी कोई समस्या है तो लगातार उनको जो है खुजली बनी रहती है। कभी कभी तो इतनी होती है खुजली की नींद आने में भी समस्या होती है। और ये चमड़ी पपड़ीदार हो जाती है, सूख के खुरदरी हो जाती है, दर्दनाक गहरी दरारें पड़ सकती हैं, खासकर हाथों की उंगलियों के सिरों में। रंग में परिवर्तन हो जाता है, जैसे रेडनेस, रेड कलर की हो जाता है आपका स्किन, या बैंग हो सकता है। सामान्य जैसे खासकर जलन पैदा करने वाले पदार्थ जैसे साबुन, सर्फ, इन सब चीजों से ये हो जाते हैं। कई बार दाने या छोटे छोटे छाले भी बन सकते हैं। अब इतना सारा जरूरी नहीं लगे, जरूरी ये हो गया तो सालों देखने नहीं लगे, ये जो बढ़े हुई इंची जांच हुई है ना। जी सर, आपके लास्ट केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो लास्ट केस जी। है, 31 वर्षीय पुरुष हैं, इनको रोग था अल्कोहलिक लीवर डिसीज डिस्लिपीडिमिया। और ये डॉक्टर मुकेश राठौर को आपने दिखवाया था, जो कि हमारे गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। तो इन पेशेंट के बारे में सर आप कुछ बताइए। क्या नाम था? पेशेंट के क्या नाम? पेशेंट पेशेंट का नाम? पेशेंट का नाम तो सर हम नहीं लेते हैं। तो बस इनको अच्छा। ये समस्या थी, मैं आपको बता देती हूँ कि इनको अल्कोहल लिवर डिसीज थी, जिससे क्या है ज्यादा ड्रिंक करने से जो है लीवर में सूजन आ जाती है, लीवर में फैट जमा होने शुरू हो जाता है, जिससे क्या है पेट का मोटापा भी बढ़ जाता है। और अगर इसको टाइम से ठीक ना किया जाए तो धीरे धीरे लीवर फिब्रोसिस या सिरोसिस जैसी समस्याएं हो जाती हैं। जैसे कि नॉर्मल लीवर जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं 100% है, फिर धीरे धीरे स्कार पड़ने लग जाते हैं, फैटी लीवर हो जाता है। और फैटी लीवर को फिर भी ठीक किया जा सकता है, और लीवर फिब्रोसिस को भी 50% ठीक किया जा सकता है। पर लीवर अगर सिरोसिस की समस्या हो जाए तो लीवर डैमेज हो जाता है, फिर लीवर ट्रांसप्लांट प्लांट के अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है। तो सर इन पेशेंट का बता सकते हैं कि कैसे आपके पास आए, किसके रेफरेंस से आए, किस तरीके से आए हैं। अब ये भी पेशेंट मेरे से ही टेस्ट वगैरह मेरे पैथोलॉजी लैब में कराया था मैं, तो उनको मैं एडवाइस किया था जी कि अगर आप बाहर नहीं जाते तो आपको जी उसी खर्चे में और उससे आधे खर्चे में मैं यही इलाज आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ करके। जी तो डॉक्टर मुकेश सर से मैं फिर ओपीडी अपने बारे में ही बताया कि मेरा भी ऐसा ऐसा दिक्कत था, और मैं काफी 90% रिलीफ मिल चुका है ऐसा करके। जी तो पेशेंट 2-3 बार आए और उनका कंटिन्यू दवाई चला, काफी जी उनको रिस्पांस मिला है। और साथ में एल्कोहल भी अवॉइड करने के लिए उनको सलाह दिया गया था। जी लेकिन अभी काफी अच्छा रिस्पांस है उनका। अभी पेशेंट की स्थिति में सुधार है सर? अभी उनको लीवर की जो समस्या थी पेट में, अभी मतलब वो ठीक है पेशेंट बिल्कुल, या अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाइयां ले रहे हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो मेरे हिसाब से दवाई नहीं चल रहा है, लेकिन काफी रिलीफ मिला है उनको। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। इनके लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। आमतौर पर इसमें कोई लक्षण दिखते नहीं है, हालांकि कुछ लोगों में हल्का फुल्का असुविधा हो सकती है। बुखार, थकान, भूख न लगना, उल्टी जैसा मन करना, आंखों के नीचे पीलापन, या फिर पेशेंट को पीलिया हो सकता है। गंभीर स्थिति जैसे सिरोसिस हो जाए लास्ट, या फिर सिरोसिस तक कंडीशन पहुंच जाए, तो पेट में जैसे एडिमा यानी कि पेट में पानी भरना, पैरों में सूजन है, पेट में सूजन हो सकती है, आसानी से चोट लगना, तो जब चोट लगने के बाद जो है खून का आसानी से ना रुकना, या अब जैसे मानसिक परेशानी में रहना, तो ऐसी सारी समस्याएं जो है पेशेंट को फेस करनी पड़ती हैं। अम, आज के लिए, आज सर के साथ इतने ही हम केस डिस्कस कर पा रहे हैं, समय को ध्यान में रखते हुए। तो सर अब आप बताइए कि जैसे जियो के साथ जुड़ने के बाद आपकी प्रैक्टिस में, आपके काम में किस तरह का चेंज आया सर? मतलब क्या आपको लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट लगा, आपकी प्रैक्टिस बेहतर हुई, इसके बारे में बता सकते हैं आप? बस रिपीट कीजिए मैडम, एक पेशेंट से बात कर रहा था मैं। जी जी कर लीजिए सर। नहीं, आप बताइए ना, उस समय सुन नहीं पाया।
अच्छा, तो मैं सर ये बोल रही हूँ, जैसे कि आपने इतने गंभीर केसेस अभी तक दिखाए हैं, इतने गंभीर गंभीर बीमारियों का इलाज किया, जो कि आपके एरिया में कहीं दूसरी जगह से भी पेशेंट जो है रेफर होके आपके पास आए थे। तो सर जियो के साथ जुड़ने के बाद से आपकी प्रैक्टिस में, आपकी क्लिनिक की ग्रोथ में सर किस तरह से प्रभाव पड़ा है? पहले तो मेरा मेडिकल स्टोर ही था मैडम, साथ में प्रैक्टिस भी कर रहा था मैं। जी। बाकी जब से जुड़ा हूँ ना, तो इससे मेरे क्लिनिक है, लैब में, मेडिकल में काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है। जी। शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कतें भी आई, क्योंकि जो मेडिसिन यहाँ के डॉक्टर लोग लिखते थे वो मेरे पास अवेलेबल नहीं रहता था। जी। लेकिन धीरे धीरे करके मेरे को आइडिया हो गया कि इसके लिए ऐसा ऐसा दवाई देना चाहिए, और मैं पहले से भी 2 स्ट्रिप 3 स्ट्रिप ये सब चीज मंगा के रख लेता हूँ। जी। और जियो के साथ 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 अब मैं जियो फार्मा में भी यहाँ से सेलिंग मतलब खरीदारी कर रहा हूँ, तो इससे भी मेरे को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है सर। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर जिस तरीके की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, हम अगर बिल्कुल वही दवाइयाँ देंगे तो पेशेंट की जो है हेल्थ में जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। कई बार पेशेंट भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन में कुछ और दवाई है और आप कुछ और दे रहे हैं, चाहे सॉल्ट सेम हो, क्योंकि गाँव के लोगों को इतना समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो पढ़े बहुत लिखे ज्यादा। हों, चाहे वो ना। बहुत अच्छी बात बोली है सर। अब समय आ गया है कि इस बेहद जानकारी पूर्वक वेबिनार से विराम लेने का। आज हमारे साथ आपने इतने अच्छे केस डिस्कस करे हैं। अ, हमें उम्मीद है कि जो हमारे साथ नए एचपी जुड़े हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि शुरुआत भले ही मुश्किल हो, पर धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस और जो है धैर्य के साथ काम करने से सब कुछ आसान हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू बहुत बहुत सर। धन्यवाद। जी।